इस वक्त की बड़ी खबर है रशिया के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लूना 25 को लेकर। बताया जा रहा है कि लूना 25 की क्रैश लैंडिंग हो चुकी है, यानी कि रशिया का लूना 25 मिशन फेल हो चुका है। लगातार एक दिन की अगर बात की जाए तो टेक्निकल ग्लिच की बातें सामने आ रही थी, जिसको वैज्ञानिक ठीक करने पर लगे हुए थे। यह भी कोशिश की गई कि लूना 25 का ऑर्बिट ही बदल दिया जाए, कक्षा ही बदल दी जाए, ताकि वो दोबारा से रिज्यूम हो पाए। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लूना 25 को काम पर नहीं लाया जा सका और ये मिशन फेल हो गया। लेकिन चंद्रयान 3 से जुड़ी एक बड़ी खबर जो सामने है वो ये कि 23 अगस्त को 5:47 की बजाय अब 6:04 पर जो सॉफ्ट लैंडिंग होनी है वो होगी विक्रम लैंडर की, यानी कि तकरीबन 17 मिनट का समय आगे बढ़ा है। लेकिन इसके कारणों की अगर बात करें तो कोई स्पेसिफिक कारण इसको लेकर नहीं है। इस तरीके के प्रोजेक्ट्स की, मिशंस की जब हम बात करते हैं तो स्पेस की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को देखते हुए ये एक एस्टिमेटेड टाइम को लेकर चला जा सकता है। जैसे कि चंद्रयान 3 की अगर हम बात करें तो इसरो का साफ तौर पर कहना है कि लैंडिंग 23 और 24 अगस्त को इसके बीच कभी भी हो सकती है। और इस मिशन को किस तरीके से मिशन तैयार किया गया है, क्या कुछ इसकी खासियत है, कुछ तस्वीरों के माध्यम से भी चलिए आपको समझाते हैं। तो पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये चंद्रयान मिशन की शुरुआती तस्वीर अगर मैं कहूं, जहां पर अर्थ के यानी पृथ्वी के चारों तरफ आप ऑर्बिट बने हुए देख रहे हैं, जिन्हें हिंदी में कक्षाएं कहा जाता है, मैनोवर्स कहा जाता है। और उन्हीं एक ऑर्बिट में आपको प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ विक्रम लैंडर जो है वो नजर आ रहा है। और यहां से ये जो नीली रंग की पंक्ति आपको दिख रही है, नया ऑर्बिट जो कि लूनर ऑर्बिट में जाता है, यानी कि चांद के आसपास जो कक्षाएं बनाकर फिर चांद की सतह पर लैंडिंग कराने की कोशिश करता है। लेकिन अब हम इस तस्वीर से काफी आगे पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम अब तकरीबन 25 किलोमीटर दूर हैं चांद की सतह से। लेकिन जब ये मिशन आगे बढ़ा था तो देखिए ये पहली तस्वीर थी जो वहां से सामने आई थी। एक जो डिवाइसेस अगर मैं बात करूं जो इस चंद्रयान मिशन में लगे हैं, तकरीबन 6 डिवाइसेस लगे हैं। उनमें से एक डिवाइस ऑलरेडी काम कर रहा है, जिसका काम यही है कि वो मून की सरफेस से यानी कि चांद की सतह से देखकर बताए कि अर्थ की सरफेस कैसी लगती है। तो ये तस्वीरें वहां पर आई थी। कुछ स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है जिसके साथ विक्रम लैंडर लगा हुआ था, जैसे कि आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इसकी पूरे प्रोपोर्शंस यहां पर बताए गए हैं। इसका मास की अगर बात करें यानी ड्राई मास की अगर बात की जाए तो 450 केजी के लगभग है। इसमें प्रोपेलेंट मास भी अलग है, टोटल मास भी अलग है। तो 2145 के लगभग टोटल पीएम मास इसमें है। और साथ ही पावर जनरेशन की कैपेसिटी भी इसकी है। इसके साथ साथ लैंडर जो है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरे मिशन में, अगर आपको चंद्रयान 2 याद है तो ये ऑर्बिटर को रिलीज करने के बाद चंद्रयान 2 की लैंडिंग के समय सिग्नल नहीं मिले थे, सिग्नल टूट गए थे और उसकी लैंडिंग खराब हुई थी। तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस बार काफी चेंजेस किए गए हैं लैंडर में। लैंडर को बेहद मजबूत बनाया गया है। उसमें कई तरीके के सेंसर्स लगाए गए हैं, कई तरीके के कैमरास लगाए गए हैं, जिनके ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि विक्रम लैंडर जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ऊपर आपको एक पिक्चर समझाने के लिए बनाई गई है, जिसमें आप देखें तो इसकी लेग्स के साथ साथ इन लेग्स को काफी स्ट्रांग किया गया है। इसका पेलोड बढ़ाया गया है, साथ ही थ्रस्टिंग की जो कैपेसिटी है उनको भी बढ़ाया गया है। कई तरीके के सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं और ये अलग अलग तरीके से आपको इस मॉडल के जरिए समझाया जा रहा है कि लैंडर में क्या क्या इस बार चेंजेस किए गए हैं। क्योंकि पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो पिछली बार लैंडर जो था वो 5 इंजन के साथ था। इस बार जो लैंडर है वो 4 इंजन के साथ लैंड कर रहा है। और अगली तस्वीर की जब हम बात करें तो रोवर, जिसका नाम प्रज्ञान रखा गया है, वो कैसा होने वाला है ये बेहद खास है। क्योंकि इस पूरे मिशन में जहां पर सबसे महत्वपूर्ण काम विक्रम लैंडर ने करना है सेफली लैंड होके, वहीं उसके बाद जिम्मेदारी रोवर पे आती है। तो रोवर जो है देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, रोबोट होता है, इसमें व्हील्स लगे होते हैं, ये व्हील्स खुलते हैं, इनमें सोलर पैनल लगा हुआ है। देखिए इधर सोलर पैनल लगा है, दूसरी तरफ नीचे की तरफ भी इसमें कुछ पैनल लगाए गए हैं। यहां पर सोलर पैनल का ये जगह बनाई गई है। ये इस तरीके का पूरा मॉडल बना हुआ है। इस बार एक नई चीज का एक्सपेरिमेंट जो है इसरो ने किया है। ये जो रोवर है और जो लैंडर है, इसमें वेकिंग एंड स्लीपिंग सर्किट का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब क्या है कि जब ये बाहर होंगे, जब लूनर डे होगा, यानी कि जब चांद में उजाला होगा, जब चांद में दिन होगा, तो उसकी लाइट से इसमें लगे सर्किट चार्ज होंगे। और अगर वो चार्ज होने में सक्सेसफुल हो जाते हैं और अगर वो आगे की एनर्जी को पास करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो जो मिशन फिलहाल 14 दिन का, पृथ्वी पर 14 दिन का है और मून में केवल 1 दिन का है, तो ऐसे में वो आगे भी बढ़ सकता है। आपको पता है कि मेनली ये जो हमारा मिशन है ये केवल 14 दिन का ही क्यों है, या
चांद पर एक दिन का ही क्यों है? क्योंकि चांद में टेम्परेचर जो है, गर्म टेम्परेचर की अगर बात करें तो गर्मी वहां पर +100 में होती है, और ठंड की बात करें तो ठंड जो है वो +120 में होती है। यानी कि वहां पर टेम्परेचर एक्सट्रीम हाई रहते हैं। ऐसे में सर्दी के टाइम पे ज्यादा ठंड होने की वजह से सेंसर्स काम नहीं करेंगे, और भारत के पास अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि वो हीटअप रख सके अपने इस मशीनरी को। इस वजह से इस मिशन को फिलहाल छोटा रखा गया है, 14 दिन का रखा गया है। लेकिन अगर ये स्लीपिंग और वेकिंग कॉन्सेप्ट काम कर जाता है तो ये मिशन की जो मियाद है वो आगे भी बढ़ सकती है, ये समय और आगे भी बढ़ सकता है। अब देखिए, लैंडर की स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बता रही हूं। विक्रम जिसको नाम दिया गया है, लैंडर की जो मिशन लाइफ है वो 14 दिन की है, 14 अर्थ डेज की है और 1 लूनर डे की है। अगर पूरे मास की बात की जाए तो तकरीबन 1750 लगभग जो है वो केजीज में इसका मास है। 3 पेलोड इसमें लगे गए हैं। इसके अलावा रोवर की अगर बात करें तो रोवर की भी सेम मिशन लाइफ है, यानी कि 14 दिन की लाइफ है। इसका जो वेट है वो तकरीबन 26 केजी है। इसमें भी 2 पेलोड लगाए गए हैं। अब ये पेलोड्स क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं। 5 पेलोड जो है वो लैंडर और रोवर में लगे हुए हैं। दरअसल पेलोड ही वो चीजें हैं जो हमारे लिए इंफॉर्मेशन गैदर करके लाएगी कि असल में इस मिशन का रिजल्ट क्या है। तो देखिए, ये लैंडर पेलोड्स हैं। एक इसमें रंभा एलपी लगा है जिसका काम होगा कि ये सरफेस प्लाज्मा के बारे में, जो आयंस होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके बारे में ये जानकारी इकट्ठा करेगी। उसके बाद चास्टे करके ये चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट है, ये दूसरा पेलोड है जिसका काम होगा कि वहां पर थर्मल प्रॉपर्टीज किस तरीके से है, पोलर रीजन साउथ पोल में क्योंकि हम लोग लैंड करने वाले हैं तो वहां पर किस तरीके की थर्मल एक्टिविटीज है उसको ये देखेगी। इल्सा जो है वो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटीज है। जैसे कि हम लगातार कहते आ रहे हैं कि जो मून है उसका अपना एक एटमॉस्फेयर है, वहां पर भी कई चीजें होती है। ऐसे में क्या वहां पर भूकंप जैसी स्थितियां भी बनती हैं? उन चीजों की रिसर्च करेगा ये इल्सा। और इसके साथ साथ एपीएक्स यहां पर है जो कि अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करेगा, जो रोवर में लगा हुआ है। और लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप जो है वो भी रोवर में लगा हुआ है, जो कि कॉम्पोजिशंस बताएगा किस किस तरीके के मिनरल्स हैं, किस किस तरीके के खनिज वहां पर हैं। कई रेयर मिनरल्स होने की बात चांद में कही जाती है, तो उन सब की जिम्मेदारी जो है वो रोवर पे लगे पेलोड्स पे आती है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो लूना की, जो हम सबसे पहले शुरुआत में बात कर रहे थे, जरा लूना और चंद्रयान को का गैप आप समझिए कि कैसे हमारे मिशन में 40 दिन और लूना में महज 11 दिन लग रहे थे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये चंद्रयान की है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी से बाहर निकलने में चंद्रयान को 1 2 3 4 5 कक्षाएं यानी कि 5 ऑर्बिट बनाने पड़े, और इसके बाद ये यहां से अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर होता हुआ लूनर ऑर्बिट की तरफ गया, जहां पर 1 2 3 4 5 और अभी तक ये ऑर्बिट बनाने का काम जो है वो चल रहा है। तो ये है चंद्रयान की इमेज। लूना ने क्या किया? लूना के पास इतना पावरफुल रॉकेट लॉन्चर है कि एक चक्कर में यहां से वो बाहर आए अर्थ से, और एक चक्कर में जहां हमारे 5 ऑर्बिट लगे थे वो केवल 1 ऑर्बिट से बाहर निकलकर केवल 2 ऑर्बिट में चांद के पास पहुंच गए। इसीलिए हमारा समय 40 दिन का और लूना का समय तकरीबन 11 दिन का माना जा रहा था। हालांकि टेक्निकल डिफिकल्टीज के चलते अब बताया जा रहा है कि क्रैश लैंडिंग हो चुकी है लूना की। लेकिन ये डिफरेंस, क्योंकि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि हमारा मिशन तो उनसे पहले शुरू हुआ था, तो हमसे पहले कैसे पहुंच रहे हैं? उसका मुख्य कारण है कि उनके पास उनका स्पेस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उनके पास बहुत पावरफुल जो रॉकेट लॉन्चिंग व्हीकल्स हैं वो हैं, जिसका इस्तेमाल इन्होंने इसमें भी किया। और आप मानेंगे कि रशिया जो है 49 इयर्स के बाद उन्होंने मून पर जाने का ये कोई प्रोजेक्ट रखा, और वो भी उसी जगह जहां पर भारत अटेम्प्ट कर रहा था, यानी कि साउथ पोल में। यहां अहम बात यह भी है कि साउथ पोल पे इंडिया की सॉफ्ट लैंडिंग होते ही भारत वो पहला देश बन जाएगा जो चांद के इस हिस्से में लैंड कर रहा है और इससे जुड़ी जानकारी दे रहा है। तो ये तस्वीर हो गई। और यहां अगर मोटे तौर पर चंद्रयान और लूना की कंपैरिजन करें तो इसमें यही वो तमाम जानकारी कि जुलाई 14 को चंद्रयान यहां से लॉन्च किया गया था, 10 अगस्त को वो किया गया था। वेट में काफी फर्क है, उनका जो लूना 25 है वो काफी हल्का बना हुआ है, उसकी तुलना में बहुत लोड है चंद्रयान की अगर बात करी जाए। और दोनों की कंपैरिजन करना किसी भी मायने में सही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग तरीके से
बनाए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। लेकिन क्यों जरूरी है चंद्रयान 3 का ये मिशन? देखिए, चंद्रयान 2 के मिशन के दौरान लैंडर की लैंडिंग ना होने की वजह से जिन चीजों के बारे में हम जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाए थे, वो चंद्रयान 3 करेगा। हम ही वो हैं जिन्होंने चंद्रयान 1 के दौरान ये बताया कि मून में यानी चांद में आइस मिल रही है, पानी है। और ऐसे में अब एक्सपेक्टेशंस भारत से और भारत के चंद्रयान मिशन से तमाम लोगों की बढ़ी हुई है। तो पानी तो वहां पर है ही, जिसको लेकर और पुष्टि करनी है इस बार। उसके अलावा कई खनिज और कई ऐसी चीजें हैं जो हमें चांद के बारे में और चांद से बढ़कर अंतरिक्ष के बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी देंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इसरो का बस ये ही एक प्रोजेक्ट है, तो यहां आपको बता दें कि चंद्रयान मिशन के सक्सेसफुल होने के बाद चांद से फिर हम सीधा सूरज पर जाने वाले हैं, क्योंकि अगला मिशन जो है उसका नाम अभी तक आदित्य रखा गया है। और आदित्य जो है वो सन को लेकर एक मिशन रहेगा। इसके अलावा एक्सपैट एक मिशन है। ये 2 मिशन जब हो जाएंगे तो फिर हम सबसे महत्वाकांक्षी मिशन जो है, जिसका नाम है गगनयान, तो इस गगनयान मिशन के लिए बढ़ेंगे। गगनयान वो मिशन होगा जो कि चक्कर लगाकर वापस भी आएगा। यानी कि पहले 2 गगनयान 1 और गगनयान 2 की जो बात की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि अनमैन्ड रहेंगे, लेकिन गगनयान 3 से हम लोगों को अंतरिक्ष में भेजेंगे, लोगों को यानी साइंटिस्ट को और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको, वो जानकारी इकट्ठी करके फिर वापस भारत में लाएंगे। तो इसरो का ये प्लान है चंद्रयान 3 के बाद। मुझे उम्मीद है कि इस तमाम चीजों के साथ आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी। बेहद क्रूशियल रहते हैं चंद्रयान 3 की अगर मैं बात करूं या इस तरीके के मिशंस में आखिरी के 15 मिनट, क्योंकि जब आपको डीबूस्टिंग करनी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण टाइम आपके लिए रहता है। आप डीबूस्टिंग का मतलब है कि आपको अपनी स्पीड कम करनी है। जिस टेंजेंट पे फिलहाल या जिस ऑर्बिट में फिलहाल आप मानिए कि चांद के चारों तरफ अभी चक्कर लगा रहा है विक्रम लैंडर, उससे अपनी स्पीड को कम करना है। 100/100 की स्पीड को 0.2 किलोमीटर तक लाना होता है। तो उसको क्या करना होता है, क्योंकि मून के आसपास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो ऐसे में आपके पास स्पीड कम करने के लिए ऑपोजिट थर्स्टिंग के अलावा और कोई तरीका नहीं है। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए, उल्टी थर्स्टिंग करते हुए स्पीड को कम किया जाता है। ऐसे में स्पीड को कम करना, उसको मेंटेन कर पाना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि आप समझिए कि अगर मैं आपको एग्जांपल के, मेरे हाथ को आप समझिए, तो अगर ये विक्रम लैंडर है जो फिलहाल इस तरीके से फ्लोट हो रहा है, तो अभी ये इस तरीके से पूरे ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, पर जब इसे लैंड करना है तो ये इस तरीके से लैंड करेगा। तो इसे पहले इन 4 पांवों को ऐसे सेट करना होगा। जब ये सेट हो जाएगा तो इसके बाद ही ये खुलेगा और उससे निकलेगा हमारा प्रज्ञान रोवर। तो सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे क्रूशियल मूवमेंट इस सॉफ्ट लैंडिंग का ही रहने वाला है। लेकिन देखिए, वैज्ञानिकों की अगर बात करें, इसरो की बात करें, 1 साल से ज्यादा तैयारी इसकी टेस्टिंग को लेकर ही हुई है। कैसा माहौल रहता है चांद में, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना प्रेशर, कितना कुछ, उसी के बीच टेस्टिंग की गई है कि कैसे एडवर्स से एडवर्स या प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियां होने पर भी लैंडिंग तो हो ही जाए। ऐसे में इस बार 23 अगस्त का दिन, और अभी तक बताया जा रहा है कि 6:04 पर ऐतिहासिक क्षण होगा जब भारत का चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश होगा।